तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम हेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने हाल ही में एक नया घर लिया है। वो अपनी वाइफ क्लारा के साथ मिलकर के सामान को घर में शिफ्ट कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को उठाता है उसी वक्त क्लारा भी यहाँ पर आ जाती है। तभी अचानक से हड़बड़ी में हेक्टर के हाथ से फोन गिर जाता है नीचे। हमें ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि किसी के पास भी उनके नए घर का नंबर नहीं था, लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों गार्डन में बैठ कर के आराम कर रहे थे और हेक्टर दूरबीन की मदद से आसपास की चीजों को देख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जब क्लारा दूरबीन लेकर के उस जगह पर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद क्लारा घर के अंदर चली जाती है और हेक्टर दूरबीन की मदद से उस लड़की को देख रहा होता है जो अपने कपड़ों को उतार रही थी। तभी पीछे से क्लारा वापस आ जाती है जो कि हेक्टर से गाड़ी की चाबी लेने के बाद वापस चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद हेक्टर फिर से उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन वो लड़की अब यहाँ से गायब हो चुकी थी। जब हेक्टर उस जगह पर देखने के लिए जाता है तो वहाँ डस्टबिन के पास उसे एक साइकिल दिखाई देती है। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे वहाँ पर वो लड़की नजर आ जाती है जो बगैर कपड़ों के एक पत्थर के पास बेहोश पड़ी थी। हेक्टर उस लड़की को आवाज लगा कर के जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी हेक्टर पास जाकर के देखने लगता है उस लड़की को। तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे हेक्टर अपनी जान बचा करके भागने लगता है। यहाँ से वो एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाता है। फिर दूरबीन से उस आदमी को देखता है जिसने उस पर हमला किया था। वह देखता है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से बैंडेज से ढका हुआ था। तब हेक्टर डर कर के यहाँ से भागने लगता है और सामने ही एक बाउंड्री थी। वो उस बाउंड्री से कूद करके उस घर के पास पहुंचता है ताकि मदद ले सके, लेकिन उस घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो खिड़की तोड़ करके अंदर चला जाता है। घर में थोड़ा घूमने के बाद वो पहुंच जाता है एक लैब में और अपने जख्म को साफ करने लगता है, जिसके बाद वो घर के एक दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। अब हेक्टर वॉकी टॉकी के जरिए से घर के ओनर को सारी बात बताता है। तब घर का ओनर कहता है कि तुम वही रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद हेक्टर फिर से कॉल करता है उस ओनर को और पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तब वो ओनर कहता है कि मैं निकल चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूं तब तक तुम घर के किसी कोने में जाकर के छुप जाओ। जिसके बाद हेक्टर घर के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। फिर घर का ओनर हेक्टर को बताता है कि उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तभी हेक्टर उसी बैंडेज वाले आदमी को देखता है जो इसी घर की तरफ आ रहा था। घर का ओनर कहता है कि तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल करके मेरे पास आ जाओ, और वो कैमरे में देख करके बैंडेज वाले आदमी की लोकेशन की बता रहा था। जिसके बाद हेक्टर जल्दी से दरवाजे को खोल करके भागने लगता है वहां से, और वो वहां से भाग करके घर के ओनर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम यूएन था। यूएन उसे लैब वाले रूम में ले जाता है और कहता है कि अगर तुम उस बैंडेज वाले आदमी से बचना चाहते हो तो जल्दी से तुम इस मशीन के अंदर चले जाओ। हेक्टर उस मशीन के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जान बचाने के लिए उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि बैंडेज वाला आदमी भी घर के पास पहुंच चुका था। अब हेक्टर अपनी जान बचाने के लिए फौरन चला जाता है उस मशीन के अंदर। उस मशीन के अंदर पानी भरा हुआ था। अब इससे पहले कि हेक्टर डूब कर के मरता, तभी अचानक से वो मशीन खुल जाती है। तभी हेक्टर मशीन से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर अभी तो रात थी और अचानक से दिन कैसे हो गया। यहाँ पर योवेन भी होता है जो हेक्टर को अब बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। तब हेक्टर उससे कहता है कि तुमने तो मुझे इस मशीन के अंदर जाने के लिए कहा था। इसके बाद वो दूरबीन की मदद से अपने घर की तरफ देखता है। वो अपनी वाइफ क्लारा को देखता है जो गार्डन में काम कर रही थी, जैसा कि वो थोड़ी देर पहले कर रही थी। और वहाँ पर सेम उसी के जैसा एक आदमी भी था जिसे देख कर के हेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो भी वही काम कर रहा होता है जो थोड़ी देर पहले हेक्टर कर रहा था। योवेन भी जब उन दोनों को दूरबीन से देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हेक्टर अपनी वाइफ क्लारा के पास जाना चाहता था, पर योवेन उसे मना कर देता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके समय नहीं को घंटे पीछे आ चुके हो, इसीलिए तुम अब वापस अपने घर पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पहले से ही एक एक्टर मौजूद है, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। योवेन उसे कहता है कि तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा, और जब वो वाला एक्टर उसके पास आएगा तब वो उसे टाइम मशीन में डालकर के पीछे भेज देगा।
जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर हेक्टर ऐसे हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ क्लारा की चिंता हो रही थी। इसलिए वो फोन करता है अपने घर पर, ताकि दूसरे वाले एक्टर को धमका करके वहाँ से भगा सके। मगर दूसरा एक्टर जब फोन उठाता है तो ये उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है। और ये वही समय होता है जब एक्टर के नए घर पर फोन आया था, जो बात उसके लिए काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि उसका नया फोन नंबर किसी के पास भी नहीं था। यानी कि वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि एक्टर ने खुद किया था। जब यूएन को इस बात का पता चलता है कि एक्टर ने अपने घर पर कॉल किया था, तो उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहता है। इसके बाद वह एक्टर को अपने घर पर रुकने का कहकर मशीन का सामान लेने के लिए घर के बाहर चला जाता है। अब इस एक्टर 1 की बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो गाड़ी लेकर के जाने लगता है अपनी घर की तरफ। तब रास्ते में उसे वही लड़की साइकिल चलाते हुए दिखाई देती है, जिसमें उसने बिना कपड़ों के जंगल में बेहोशी की हालत में देखा था। अब ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक दूसरी गाड़ी आकर के उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर के टकरा जाती है और अब उसके सर से खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए वो बैंडेज निकाल करके अपने सर पर लगा लेता है और ऐसा करने के बाद वो बिल्कुल उस बैंडेज वाले आदमी के जैसा ही लग रहा था जिसने उसे मारा था। इससे हमें पता चलता है कि वो बैंडेज वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक्टर 1 ही था। तभी उसके पास वही लड़की आती है जिसका नाम सिका था। अब वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं बुला पाती है। अब एक्टर सिका को अपनी बातों में लगा करके उसे पर से कैंची चुरा लेता है। फिर वो सिका को बेला फुसला करके ले जाता है जंगल की तरफ। सिका को भी उसके साथ जाते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये एक्टर उन सारी चीजें वापस दोहराना चाहता था ताकि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बना रहे। दरअसल वो चाहता था कि एक्टर 2 के साथ भी वो सारी चीजें हो जो चीजें उसके साथ हुई थी। जब सिका यहाँ से भागने लगती है तभी एक्टर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहता है। तब अपनी जान बचाने के लिए सिका को उसकी बात माननी पड़ती है और एक्टर 2 गार्डन में बैठा हुआ दूरबीन की मदद से सेम उसी तरह सिका को कपड़े निकालते हुए देखता है जैसे एक्टर 1 ने देखा था। अब जैसे ही सिका को मौका मिलता है वो भागने लगती है वहां से। हेक्टर 1 उसे पकड़ने की कोशिश करता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है। तभी वो गिरने लगती है नीचे। उसका सर एक पत्थर से जाकर के टकरा जाता है और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब एक्टर 1 सिका को रेत पर लेटा करके छुप करके एक्टर 2 के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब एक्टर 2 सिका के पास आकर के उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक्टर 1 फैली की तरह उस पर कैंची से हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए एक्टर 2 भागकर के यूएन के घर में चला जाता है। इधर एक्टर 1 को सिका के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर के देखता है तो सिका उस जगह पर नहीं थी, जिसके बाद एक्टर 1 वापस अपने घर में चला जाता है जहाँ पर कोई हमला कर देता है उस पर। इसीलिए वो खिड़की के रास्ते से घर में जाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी वाइफ क्लारा को भी समझाता है कि वो उसका असली हस्बैंड है, मगर क्लारा की छत से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। ये देख कर के एक्टर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी वाइफ मारी गई, लेकिन क्लारा आखिर नीचे गिरी तो गिरी कैसे, ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अब वो की टोकी पर एक्टर 2 यूएन की बातों को सुन रहा था और ये वही बातें होती जो कुछ देर पहले वो उसे कर रहा था। जिसके बाद एक्टर 2 पहुंच जाता है यूएन की लैब में और उसे कहता है कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ ताकि वो पास्ट में जाकर के क्लारा को बचा सके। लेकिन यूएन उसकी बात को नहीं मानता है, क्योंकि पहले से 2 एक्टर बन चुके थे और अगर फिर से एक्टर पास्ट में जाएगा तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तब एक्टर 1 उसे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन यूएन उसे कहता है कि अभी ये टाइम मशीन नहीं चलेगी क्योंकि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है। मगर एक्टर 1 के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। वो यूएन की धुलाई कर देता है और अपनी बैंडेज भी हटा देता है। फिर वो यूएन से कहता है कि बाहर जाओ, टाइम मशीन की बैटरी ढूंढ करके लाओ। फिर ये दोनों जाते हैं बाहर उस बैटरी को ढूंढने के लिए। यूएन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर फिर से वो टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाएगा तो वो एक्टर 1 की जगह एक्टर 3 बन जाएगा और ये सारी चीजें फिर से होने लगेंगी। लेकिन ये एक्टर 1 तो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था कि वह समय में पीछे जाकर के एक्टर 2 का मर्डर कर देगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों तो एक इंसान है और अगर वो अपने पास को मारना चाहेगा तो वो खुद भी मर जाएगा।
तभी वो यूवेन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो पास्ट में जाना चाहता है और आखिर उसने टाइम मशीन की बैटरी को बाहर क्यों फेंक दिया। जब हेक्टर 1 उसकी धुलाई करता है तभी ओवेन उसे बताता है कि उसके अलावा एक और हेक्टर टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हेक्टर 3, जो कि उसे 30 सेकंड पहले समय से पीछे चल रहा है। तभी हेक्टर 1 को टाइम मशीन की बैटरी मिल जाती है और उसी वक्त यहाँ पर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी और योवेन के बार बार मना करने के बाद भी हेक्टर 1 टाइम ट्रेवल करता है और चला जाता है पास्ट में और एक बार फिर से वो दिन के समय में वापस आ जाता है। लेकिन योवेन को कुछ भी याद नहीं था और अब यहाँ पर हेक्टर 1 हेक्टर 3 बन चुका है, जो कि पास्ट में हेक्टर 1 से 30 सेकंड पहले आ चुका है। हेक्टर 1 के आने से पहले ही वो वहाँ पर छुप जाता है और पहले की तरह ही हेक्टर 2 हेक्टर 1 बंद करके टाइम मशीन से बाहर निकलता है। यहीं पर हेक्टर 3 ये सब कुछ देख रहा था और सारे इंसिडेंट पहले की तरह फिर से होने लगते हैं। हेक्टर 3 ओवेन से कहता है कि वो हेक्टर 2 को रोक करके रखे जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता। अब ओवेन भी ऐसा ही करता है। हेक्टर 3 जब यहाँ से जाता है तो घर का गेट बंद होता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर नहीं जा पाता है। इसके बाद योवन उसे लाल रंग की गाड़ी देता है और ये वही गाड़ी थी जिसने हेक्टर 1 को पीछे से टक्कर मारी थी। इससे हमें पता चलता है कि उस गाड़ी में हेक्टर 3 था। इसके बाद हम हेक्टर 1 को देखते हैं जो वापस अपने घर में जाने लगता है और हेक्टर 3 लाल गाड़ी लेकर के उसका पीछा करता है। वहीं रास्ते में हेक्टर 3 को शिका भी दिखाई देती है और उसके जाने के बाद वो हेक्टर 1 का एक्सीडेंट कर देता है, मगर वो खुद भी अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। वो योवेन को कॉल करके कहता है कि वो फौरन टाइम मशीन को बंद कर दे और हेक्टर 1 को पास्ट में ना जाने दे और इसी वजह से योवेन ने टाइम मशीन की बैटरी को फेंका था। तभी शिका के सामने हेक्टर 3 आ जाता है और हेक्टर 2 उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुन लेता है, जिसने अपने सर पर बैंडेज लगा रखा था। शिका हेक्टर 3 को अपने घर में ले जाती है। तभी छत पर उसे अपनी वाइफ क्लारा दिखाई देती है, जो उसे बैंडेज वाले आदमी के बारे में बता रही थी, यानी कि हेक्टर 2 के बारे में। वो कहती है कि मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। हेक्टर 3 क्लारा की जान बचाने के लिए उसे एक रूम में छुपा देता है। इसके बाद हेक्टर 3 एक टेबल फेंक करके हेक्टर 2 को मार देता है और शिका के बाल काट करके उसे क्लारा के कपड़े पहना देता है। फिर उसे कहता है कि छत पर जाकर के छुप जाओ। कुछ देर बाद ही शिका छत से गिर करके मर जाती है। मतलब कि जो लड़की मरी थी वो क्लारा नहीं बल्कि शिका थी और उसको हेक्टर 3 ने मारा था। कुछ देर बाद हेक्टर 3 क्लारा को रूम से बाहर निकाल कर गार्डन में ले जाता है और वो दोनों वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हेक्टर 1 की जगह हेक्टर 2 ने ले ली थी और अब तक हेक्टर 2 की जगह हेक्टर 3 ने ले ली थी। और इसी सीन के साथ ही कहानी टाइम क्राइम ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।